स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारे अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में डिटेल से बताया था। फिर इसके बाद हम आपको बताए थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ही कम बनते हैं, अर्थात वो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीलिम्स लेवल में जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं यहाँ से बहुत कम आते हैं। लेकिन जब दोबारा मैंने पेपर रीड किया तो मैंने देखा एक आध क्वेश्चन आपके इंस्क्रिप्शंस में अभिलेख से आते हैं। तो मैंने क्या किया, उन चीज़ों को कंपाइल करके सोचा कि आप लोगों को एक बार बहुत अच्छी तरीके से अभिलेखों से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ दे दूँ। तो आइए शुरू करते हैं अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आप जानते हैं कि अभिलेख क्या है, जो कि हम आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। अभिलेख जो आपका होता है वो पत्थर या धातु की चादरों पे होता है, चाहे वह पत्थर पे उत्कीर्ण हो या धातु की चादरों पे उत्कीर्ण कराया गया हो, उसे हम अभिलेख कहते हैं। इसमें कई अभिलेखों में तिथियां अंकित हैं, तो कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जिसमें तिथियों का अंकन नहीं किया गया है। अब अभिलेख जो होते हैं उनका अध्ययन हम इपिग्राफी में करते हैं। यह एक इंग्लिश वर्ड है, अर्थात इपिग्राफी में हम अभिलेखों से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। फिर हम जाते हैं अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो अभिलेख होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सरकारी अभिलेख, जिसमें राज्याश्रित जो कवि होते हैं उनके द्वारा लिखे गए होते हैं। दूसरा जो अभिलेख होता है आपका निजी अभिलेख होता है। सरकारी अभिलेख भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है राज्याश्रित जो कवि लिखते हैं वह अभिलेख होता है, और जो दूसरा होता है भूमि अनुदान पत्र, और जो दूसरा आपका होता है अभिलेख वह निजी अभिलेख। तो अब हम देखते हैं क्रमशः सबसे पहले सरकारी अभिलेखों को। तो सरकारी अभिलेखों में हम देखते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला राज्याश्रित जो कवि होते हैं वो अपने राजाओं के प्रशस्ति के बारे में, उनके प्रशंसा के बारे में कुछ लेख धातुओं पे या पत्थरों पे उनके द्वारा जो लेख होते थे उनको उत्कीर्ण करा दिया जाता था, इसलिए उन्हें हम राज्याश्रित अभिलेख कहते हैं। और दूसरा जो होता है आपका भूमि अनुदान पत्र। तो ये जो भूमि अनुदान पत्र होता है यह भी धातु की चादरों पे लिखा जाता था। भूमि अनुदान पत्र राजा अपने विशेष अवसर और विशेष समय पे कुछ लोगों को भूमि अनुदान देता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, श्रमण हो या उनके यहाँ का कोई पदाधिकारी हो। तो विशेष अवसरों पर दिया जाता था, और जिन अवसरों पर भूमि अनुदान पत्र दिया जाता था उन अवसरों का वर्णन कर दिया जाता था। अतः भूमि अनुदान पत्र जो आपके होते हैं वह भी सरकारी अभिलेख में ही आते हैं। और ये आपके सरकारी अभिलेख दो हो गए, पहला राज्याश्रित जो कवियों द्वारा हो गए, और दूसरा जो आपका हो गया भूमि अनुदान पत्र। ठीक, और अब हम आगे बढ़ते हैं निजी अभिलेख। निजी अभिलेख जो होता है वो मंदिरों में प्रायः मिलते हैं या निजी व्यक्तियों द्वारा जो जारी किया हुआ होता है। मंदिरों में अभिलेख कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि जब किसी मंदिर का निर्माण किया जाता था तो उसमें वर्ष लिख दिया जाता था, वर्ष का अंकन कर दिया जाता था कहीं साइड में किसी धातु पत्र पे या पत्थर की दीवारों पे कि ये इस तिथि में, इस वर्ष में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। दूसरा, उसी में जब हम मूर्तियों की को प्रतिष्ठापित करते थे या मूर्तियों की प्रतिस्थापना होती थी तो हम लिख देते थे कि फला मूर्ति या भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति या लक्ष्मी जी की मूर्ति इसी दिन जो है प्रतिष्ठापित हुई है इस मंदिर में। तो आइए क्रमशः इनको हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से अभिलेख हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किससे संबंधित हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया सरकारी अभिलेख दो प्रकार के होते हैं। कवियों की प्रशस्ति होती है, भूमि अनुदान पत्र होते हैं। कवियों की प्रशस्ति में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जो अभिलेख मिलता है वो आपका समुद्रगुप्त से रिलेटेड प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा आपका ऐहोल अभिलेख, तीसरा आपका जूनागढ़ अभिलेख, चौथा आपका ग्वालियर अभिलेख,
ये सब राज्याश्रित कवियों द्वारा लिखे गए अभिलेख हैं। अब हम देखते हैं कि जो सबसे पुराना अभिलेख हमारा है वह एशिया माइनर के का बोगाज कोई अभिलेख है। ये 1400 ईसा पूर्व एशिया माइनर प्रदेश में पाया गया। इसमें हम प्रमुख अपने जो देवता हैं इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, नरशति आदि का वर्णन पाते हैं। और ये एक संधि पत्र था। संधि पत्र मतलब दो पक्षों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें जो संधियां हुई थी उससे संबंधित यह अभिलेख है और आपका सबसे पुराना अभिलेख है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना अभिलेख कौन है तो हम उसको बोलते हैं एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व सबसे पुराना अभिलेख है। और अगर बात आती है सबसे लंबा अभिलेख कौन है तो सबसे लंबा अभिलेख सम्राट अशोक का 13वां अभिलेख है जो अशोक के कलिंग विजय से संबंधित है। अब आइए महत्वपूर्ण अभिलेखों को और उनसे संबंधित शासकीय कार्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले बोगाज कोई अभिलेख ये एक संधि पत्र था जो कि एशिया माइनर में 1400 ईसा पूर्व पाया गया, सबसे पुराना अभिलेख है। इसमें देवता अरुण, वरुण, इंद्र और नक्षत्र का वर्णन है। दूसरा हम देखते हैं मेहरौली अभिलेख जो कि राजा चंद्र से संबंधित है। चंद्र का मतलब यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय है जिन्हें हम विक्रमादित्य के भी नाम से जानते थे। इस अभिलेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस प्रकार से हैं कि इस पिलर की लंबाई बहुत थी और इस पिलर में क्या था कि गरुड़ ध्वज बना हुआ था और ये भगवान विष्णु को समर्पित था। इस समय ये दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में ये विवादास्पद है। कुछ लोग कहते हैं कि मुगल कालीन है जबकि यह अभिलेख मौर्य कालीन है। इसमें राजा चंद्र के नाम से कुछ श्लोक भी लिखे गए हैं। तीसरा देखते हैं मधुबन एवं बांसपेड़ा अभिलेख, ये राजा हर्षवर्धन से संबंधित है। चौथा आपका रेह अभिलेख, ये राजा मिलिंद से संबंधित है। आपने सुना होगा कि मिलिंद एवं नागसेन के मध्य वाद विवाद हुआ था, धर्मार्थ वाद विवाद हुआ था, तो यह अभिलेख उन्हीं राजा मिलिंद से संबंधित है। पांचवा जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है और इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है, अर्थात हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम मिलता है। इस अभिलेख की सबसे बड़ी खासियत है कि जो कलिंग राजा खारवेल थे उनके पहले से लेकर 13 वर्ष, चूंकि उन्होंने कुल 13 वर्ष का शासन किया जिसमें उनके 13 वर्ष के शासनों के बारे में विवरण है। फिर हम आते हैं जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन से संबंधित है। गिरनार आपका गुजरात में है, वहां से झीलों का जो जीर्णोद्धार किया गया था ये उससे संबंधित है, उसके बारे में वर्णन है। सातवां आप देखते हैं नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। आठवां आप देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये राज्याश्रित अभिलेख है जो वहां के राज्याश्रित का प्रयाग स्तंभ लेख राज्याश्रित अभिलेख है। नवा आपका है एहोल अभिलेख, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख के बारे में बताया जाता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एहोल अभिलेख में मिलता है और ये जो पुलकेशिन द्वितीय ने इस अभिलेख में बताया हुआ है कि हर्षवर्धन पर उसने विजय प्राप्त की थी। 10वां जो अभिलेख है आपका मंदसौर अभिलेख, मंदसौर जो आपका अभिलेख है वह मालवा नरेश यशोवर्मन से मिलता है। मंदसौर अभिलेख यहाँ की सबसे बड़ी जो खासियत है वह यह है कि यहाँ से रेशम बुनकर की श्रेणी के बारे में वर्णन मिलता है। अर्थात जो आपका मंदसौर अभिलेख है वह मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है और यहाँ से हम रेशम बुनकर की श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका जो 11वां अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख है, यह बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। 12वां जो है आपका अभिलेख
भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त ने हूणों पर जो विजय प्राप्त की थी उसके बारे में वर्णन मिलता है। 13वां जो आपका है ग्वालियर अभिलेख वो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। 14वां जो आपका अभिलेख है मास्की एवं गुजरा अभिलेख ये सम्राट अशोक से संबंधित है और इसमें अशोक का नाम मिलता है। 15वां जो आपका है एरड़ अभिलेख वो राजा भानुगुप्त से संबंधित है और सर्वप्रथम 510 ईसा पूर्व सती प्रथा का साक्ष्य इसी एरड़ अभिलेख से मिलता है, जो कि राजा भानुगुप्त की पत्नी राजा भानुगुप्त की मृत्यु के बाद क्षति हो गई थी। 16वां जो आपका अभिलेख है सोहगौरा अभिलेख, यहाँ से सबसे पहले दुर्भिक्ष का साक्ष्य मिलता है। दुर्भिक्ष का मतलब अकाल का साक्ष्य मिलता है और यह मौर्य के समय का अभिलेख है। जब हम आपको मौर्य काल बताएंगे तो सोहगौरा के अभिलेख के बारे में बताएंगे। सोहगौरा आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। तो आइए हम एक बार इसको रिवीजन करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि आप लोग ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ अभिलेख आपका एक है गिरनार में, वह रुद्रा दमन से संबंधित है, और केवल जूनागढ़ अभिलेख आता है तो वह स्कंदगुप्त से संबंधित है। अर्थात जूनागढ़ अभिलेख गिरनार लिख के आता है तो आप लगाइएगा रुद्रा दमन से, और अगर केवल भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख आता है तो स्कंदगुप्त से लगाइएगा। बस ध्यान रखिएगा विकल्प में जब भी आएगा तो सिर्फ एक आएगा, क्योंकि जूनागढ़ जो जगह है वो एक ही है। तो आइए इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन जो आपका किया जाता है वो एपिग्राफी में किया जाता है। सबसे पुराना जो आपका अभिलेख है वो भोगाजकोई अभिलेख है। सबसे जो लंबा अभिलेख है वह आपका 13वां अभिलेख है, जो कि अशोक के कलिंग विजय से संबंधित है। और अभिलेख और संबंधित शासक, तो भोगाजकोई अभिलेख आपका इसमें देवता अरुण वरुण इंद्र और नक्षत्र का वर्णन मिलता है। मेहरौली अभिलेख में राजा चंद्र से संबंधित है। राजा चंद्र का संबंध यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तीसरा मधुबनी और बांसखेड़ा अभिलेख है, जो कि राजा हर्षवर्धन से संबंधित है। चौथा रेह अभिलेख है, राजा मिलिंद से संबंधित है। 5वां हाथी गुम्फा अभिलेख है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम मिलता है। 6वां आपका जूनागढ़ अभिलेख गिरनार में रुद्रा दमन से संबंधित है। यहीं से झीलों के जीर्णोद्धार के बारे में वर्णन मिलता है। 7वां नासिक अभिलेख है, गौतमी बलश्री से संबंधित है। 8वां प्रयाग स्तंभलेख है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। 9वां ऐहोल अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। 10वां मंदसौर अभिलेख है, मालवा नरेश सोबरवन से संबंधित है। आपका 11वां देवपाड़ा अभिलेख है, बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। 12वां भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। 13वां ग्वालियर अभिलेख है, प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। मास्की एवं गुजरा अभिलेख सम्राट अशोक से, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। 15वां एरड़ अभिलेख है, राजा भानुगुप्त से संबंधित है। यहीं से सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। और 16वां जो अंतिम है वो सोहगौरा अभिलेख है। यहाँ से अकाल का साक्ष्य, दुर्भिक्ष का साक्ष्य है और यह आपके मौर्य के समय का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जब भी पूछा जाए तो सबसे ये हाथी गुम्फा अभिलेख, अगर पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम वर्णन किस अभिलेख में मिलता है तो आपको लगाना है हाथी गुम्फा अभिलेख, और यह अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। फिर अगर पूछा जाता है मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है तो आप लगाएंगे मालवा नरेश सोबरवन से, और सर्वप्रथम इसमें बुनकर की श्रेणी के बारे में मिलता है। अर्थात जो रेशम बुनकर होते थे उनकी जो श्रेणियां होती थी, अर्थात जो संगठन होता था उनके बारे में मिलता है। फिर आप आते हैं मास्की एवं गुजरा अभिलेख में, तो इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और एरड़ अभिलेख में आते हैं तो राजा भानुगुप्त से संबंधित है और सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। अगर ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख में प्राप्त हुआ तो आपको देना है एरड़ अभिलेख, और एरड़ अभिलेख किससे संबंधित है तो राजा भानुगुप्त से संबंधित है। फिर अंतिम जो है सोहगौरा अभिलेख, अगर ये क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है तो आप लगाएंगे उसका उत्तर सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा आपके गोरखपुर जिले में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये मौर्य काल से संबंधित है। तो ये जो आपका अभिलेख और उससे संबंधित शासक और कार्य
ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो समाप्त है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभिलेख हमारे होते थे उनकी लिपि क्या होती थी। तो अभिलेखों की मुख्यतः जो लिपि होती थी प्राकृति में होते थे, और आपका खरोष्टी, आरामाइक और ब्राह्मी, ये 3 लिपियां थी, जिसमें से अधिकतर जो आपके अभिलेख प्राप्त हुए हैं मौर्य काल से संबंधित वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। और जो पश्चिमोत्तर के अभिलेख हैं उसमें खरोष्टी लिपि मिलती है। तो अभिलेखों की लिपि जो आपकी थी वह ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक थी। चौथी जो आपकी वो प्राकृति थी। तो अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वह हमने आपको पढ़ा दी। अर्थात अभिलेख से रिलेटेड, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वह हमने आपको क्लियर करा दिए। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसको आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़िएगा। तो ये आज आपका भारतीय इतिहास का स्रोत और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होता है। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वह फर्स्ट लेक्चर होगा तीसरे सब्जेक्ट का सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे सिंधु सिविलाइजेशन। हमारा लेक्चर यहीं से खत्म होता है। आप हमारे इस चैनल स्टडी विद टाइगर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये लगता है कि हम थोड़ी सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप तक पहुंचा पा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। मेहनत करिए, सकारात्मक रहिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।